दोस्तों, आपका व्यवहार ही आपकी पहचान है, क्योंकि आपके नाम के तो हजारों लोग हैं। जो बात किसी व्यक्ति को अलग बनाता है, उसको एक अलग स्थान देता है, वो है उसका व्यवहार। याद रखिए दोस्तों, आपकी बोली ही तय करती है कि आपको सराहकों पर बिठाना है या फिर नजरअंदाज करना है। इसी खूबसूरत सोच, इसी विचार के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अलबेलो राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ अंकित सेन और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा। मेरी ओर से भी आप सभी का स्वागत, अभिनंदन अलबेलो राजस्थान में। और बिल्कुल सही कहा अंकित ने कि आपका व्यवहार ही ये तय करता है कि लोग आपको कितना पसंद करते हैं, कितना प्यार करते हैं या कितना सम्मान देते हैं। और अंकित, मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को सम्मान देना, लोगों की इज्जत करना, ये हमें हमारे घर पे माता पिता सिखाते हैं या हमारे गुरुजन सिखाते हैं। गुरुजन हमें शून्य से शिखर पर लेके जाते हैं। गुरुजन हमें अंधेरे से उजाले की तरफ लेके जाते हैं। वो गुरु ही होता है जो हमें अच्छी शिक्षा देता है, हमें सद्मार्ग पर लेकर जाते हैं। और अंकित, आज गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व भी है, तो इस मंच के माध्यम से सभी गुरुजनों को नमन करते हुए हम ये कहना चाहेंगे, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और अंकित, अब हमारे आज की जो मेहमान हैं उनको भी हमारे दर्शकों से मिलवाना चाहिए। बिल्कुल मिलाना चाहिए। तो दोस्तों, आज हमारे साथ स्टूडियो में जो मेहमान हैं वो बेहद खास हैं। वो किसी भी तरह की परिचय की मोहताज नहीं है और लोग उन्हें कितना प्यार करते हैं, कितना सम्मान देते हैं, उसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो राजस्थान में हजारों लाखों महिलाओं की आवाज़ हैं। वो राजस्थान महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष है और राजस्थान भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता भी हैं। तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं हमारी आज की मेहमान डॉक्टर अपूर्वा सिंह का। डॉक्टर अपूर्वा सिंह, आपका स्वागत है अलबेलो राजस्थान में और गुरु पूर्णिमा की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके माध्यम से जो लोग जनता देख रही है उनको भी गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपूर्वा जी, आपकी जो लाइफ की जर्नी है बहुत ही इंस्पायरिंग है। बहुत सारी महिलाएं हैं, उनसे इस चीज़ से इंस्पायर होती हैं। आपकी एजुकेशन की अगर हम बात करें तो आपने बहुत सारी डिफरेंट फील्ड चूज़ करी है, क्योंकि आपने मास्टर साइकोलॉजी भी करी, आपने लॉ भी करी और मैनेजमेंट में आपने डॉक्टरेट भी करा है। इसके पीछे की कोई खास वजह रही? वजह कुछ इस तरीके की रही कि जब मैं मात्र 21 वर्ष की थी तभी मेरी शादी हो गई थी। मैं बहुत ही अल्लड़ उम्र में ब्याही गई थी जी। और जब मेरी शादी हुई तब मैं मास्टर्स कर रही थी दिल्ली यूनिवर्सिटी से। उसके बाद में क्योंकि मेरी शादी एक ऐसे व्यक्तित्व से हुई जिनकी जगह जगह पोस्टिंग होती रहती थी, तो जहाँ जहाँ पोस्टिंग हुई हम लोग वहाँ वहाँ जाते रहे और वहाँ जो भी मुझे यूनिवर्सिटी मिली, जो भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने उसको पढ़ना चाहा। दूसरा, इसके पीछे एक और विषय था, मैं एक सब्जेक्ट में भी ओवर स्पेशलाइजेशन या सुपर स्पेशलाइजेशन कर सकती थी जी, मगर मुझे लगा कि जो संसार है ये अथाह ज्ञान से भरा हुआ है और लाइफ टाइम जो है ना वो बहुत छोटा है। आप सब चीजें कवर नहीं कर सकते, पर आपको सब चीजें थोड़ी थोड़ी जाननी आवश्यक है, वरना शायद आपका जो ये ह्यूमन की तरीके से जन्म लेना है ये शायद अधूरा रह जाएगा। तो इसलिए सोचा कि जितना वर्सेटाइल ज्ञान हो सकता है, फील्ड्स हो सकती हैं, उसके अंदर एक बार जाना चाहिए, उनको जानना चाहिए, उसके अंदर क्या है इसको पहचानना चाहिए, ताकि आदमी व्यक्ति ये सोच सके कि वो किस क्षेत्र के लिए बना है और कुछ चीज़ें, कुछ भी पहलू जो है वो अनछुए ना रह जाएं। इसलिए बहुत वर्सेटाइल स्टडीज़ मैंने की और एक प्रेरणा और प्रण भी मैंने लिया कि मैं आगे भी अपनी एजुकेशन राजनीतिक क्षेत्रों में आने के बाद में भी जारी रखूंगी और इस प्रण के साथ मैं आगे बढ़ रही हूँ। आगे देखते हैं, आगे ईश्वर की इच्छा है। आपने बताया कि 21 साल की उम्र में आपकी शादी हो गई थी, तब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप पढ़ाई कर रही थी। क्या मैम राजनीति में आने का पदार्पण वहीं से हुआ? राजनीति में आने के लिए आपके प्रेरणा स्रोत कौन रहे? देखिए, हुआ ये कि जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंची, जब मैं ग्रेजुएशन भी कर रही थी, तो भी मेरी काफ़ी इच्छा थी कि मैं छात्र राजनीति में सक्रिय हूँ। मगर वो दौर ऐसा था जब जो छात्र राजनीति है, ये जो स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शंस थे, उसके ऊपर कोर्ट का बैन था। तो फॉर्मल तरीके से मैं कभी भी स्टूडेंट यूनियन के जो इलेक्शंस थे उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाई, पर वो मन के अंदर एक इच्छा थी। वो कहते हैं ना, बीज का जो रोपण है वो बीजारोपण उसी वक्त हो चुका था। क्योंकि स्कूल में भी मैं जो है वो हमेशा, लोग मुझे टॉमबॉयज गर्ल कहा करते थे, क्योंकि मैं महिला होने के बाद में भी मुद्दे ऐसे उठाए करती थी स्कूल में, प्रिंसिपल के पास जाना, लड़ना बच्चों के अधिकारों के लिए। कॉलेज में भी वही प्रवृत्ति रही। फिर जब मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर अपने आप को, जिसको कहते हैं ना, कि निखार पाऊं, जब मैं वहाँ गई तो वहाँ का माहौल एंटायरली डिफरेंट था। वहाँ पे तो जो इंटेलेक्ट होती है वो एक अलग लेवल पर होती है बच्चों की। तो
वहाँ जाकर देखा, वहाँ एक अजीब सी वेव थी ABVP वर्सेस NSUI की। तो वो वैचारिक रूप से, क्योंकि राष्ट्रवाद बचपन से संस्कारों में कूट कूट के भरा हुआ था, तो ABVP कभी अंदर से निकल नहीं पाई। और क्योंकि समय वही चल रहा था, तत्काल जब तक स्टूडेंट यूनियन पे से बैन अपलिफ्ट हुआ, उससे पहले ही मेरी संबंध तय हो चुका था और मेरी सगाई हो चुकी थी। और क्योंकि मेरे साहब जो हैं वो उस वक्त कलेक्टर हुआ करते थे जी। तो बाद में उनका ये निवेदन था कि भाई कलेक्टराइन जो है वो चुनाव लड़ेगी तो अच्छा मैसेज नहीं जाएगा जी। तो ठीक है, वो भी एक बहुत खूबसूरत दुनिया थी शादी की। तो उसके अंदर मैंने अपना वो स्टूडेंट यूनियन वाला जो दौर था उसको छोड़ा, और उसके बाद में तो अनवरत चलती रही। पर वो जो बीजारोपण हो गया था ना, वो फिर अंकुर बन के और प्रस्फुटित होने में, निकलने में थोड़ा समय जरूर लगा, मगर हो गया। अच्छा, उनकी तरफ से सपोर्ट कैसा रहा? क्योंकि आपने बताया कि आप टॉम बॉय टाइप थी, आप हमेशा से स्टूडेंट्स के जो अधिकार है उनके बारे में बात करती थी, तो जाहिर सी बात है सपोर्ट चाहिए होगा, आपके हस्बैंड का भी सपोर्ट चाहिए होगा। था उसकी तरफ से, उनकी तरफ से, परिवार की तरफ से कैसा सपोर्ट रहा उस दौर में? थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहा, क्योंकि उनके, देखिए हर व्यक्ति के अपने सिद्धांत होते हैं जी। उन्होंने जीवन में सिद्धांतों को, जिसको कहते हैं सर्वोपरि माना है। उनके लिए सिद्धांत से ऊपर कुछ नहीं है। तो उनको हमेशा ये लगता था कि राजनीति एक ऐसी फील्ड है जहाँ शायद आपको सिद्धांतों से, उनको भी ये प्रेजुडाइज था, बिकॉज ही इज अ ब्यूरोक्रेट। वो जब तक वो कहते हैं ना कि आप उस शू में अपने पैर को फिट नहीं करेंगे, आपको उसकी हकीकतें नहीं मालूम चलेंगी। तो प्रशासक के रूप में उनको ऐसा लगता था कि आप राजनीतिक रूप में बहुत कुछ नहीं कर सकते, या करते हैं तो आपको सिद्धांतों से समझौता करना पड़ सकता है। पर धीरे धीरे उनकी भी जो मनस्थिति है उसको चेंज किया, और उन्होंने भी फिर समर्थन किया। मतलब इनिशियली मैं बनारस में एक्टिव रही कुछ दिन, कुछ वर्ष। उसके बाद में उन्होंने कहा कि साहब आप इधर आए, इधर भी करें। तो धीरे धीरे ही वेंट ऑन वेरी कंफर्टेबल, ही वाज वेरी कंफर्टेबल देन। और अब तो मैं कहती हूँ कि वो मेरे कितने बड़े पिलर बन चुके हैं कि मैं हर एक चीज़ की मंत्रणा उनसे करती हूँ, उनसे पूछती हूँ, और वो मेरे इतने बड़े प्रेरणा स्रोत भी हैं। मुझे याद है मैं इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी में थी विधानसभा की जी, और मैं राष्ट्रीय प्रवासों के अंदर को कोऑर्डिनेटर के रूप में कार्य मुझे देने का सौभाग्य दिया पार्टी ने। उस दौरान ऐसा हुआ करता था कि माननीय प्रधानमंत्री जी का, या माननीय गृह मंत्री जी का, या हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो दौरे होते थे वो राष्ट्रीय प्रवास के तहत आते थे जी। तो रात में 2, 3, 4 भी बजते थे। और वो सर्दी की रातों में जब आप पार्टी कार्यालय से 2 बजे 3 बजे, विधानसभा के टाइम में तो कार्यालय एक मतलब 24 घंटे गुलजार रहता है। तो जब मैं घर जाया करती थी तो वो मुझे हमेशा जगे हुए मिलते थे और मुझसे पूछते थे, मेरा निकनेम उन्होंने भवानी निकाल रखा है, तो मुझसे पूछते थे आ गई भवानी? मैं कहती थी जी हुक्म। तो कहते भोजन कर लो। कभी कभी वो मेरे लिए भोजन पर वेट भी करते थे, कभी कभी ज़्यादा लेट हो जाती थी और भूख लगती थी तो खा लेते थे, पर वो मेरे लिए इंतज़ार करते थे, मुझसे पूछते थे कि आप आ गई हैं, कंफर्टेबल हैं, आप सो जाइए। तो ये इतना भी समर्थन अगर एक महिला को घर में मिलता है तो मुझे लगता है ये कोई ईश्वरीय अनुकंपा होती है तभी मिल पाता है, वरना मुश्किल होता है। जी अपूर्वा जी, राजनीति में आने के बाद जीवन में क्या कुछ बदलाव पाती हैं? बदलाव, सेंसिटिव में और ज़्यादा हो गई हूँ। अब मैं किसी भी मुद्दे को देखती हूँ तो मुझे उसमें ऐसा है, क्यों है, इसमें क्या सुधार किया जा सकता है, राजनीतिक रूप से हम इसको किस तरीके से परिवर्तित कर सकते हैं, ये जो है वो एक नया सेंस मेरे अंदर डेवलप हो गया है। मैं फॉर एग्जाम्पल के तौर में आपको बताती हूँ कि छोटी सी बात है, आज हम स्ट्रीट्स पे जाते हैं, हमको कहीं डॉग्स दिखते हैं, कुछ भी दिखते हैं, तो पहले दिखते थे तो उनसे ये होता था आप उतर गए, आपने उनको थोड़ा सा गाड़ी से उतरे, आपने प्यार कर लिया, कुछ उनको फीड कर दिया, खिला दिया। मगर अब क्योंकि मैं राजनीति से जुड़ गई हूँ तो मैं उसको दूसरे परिप्रेक्ष्य से देखती हूँ। मुझे लगता है कि इनके लिए क्या किया जा सकता है, इनके कानून में किस प्रकार से बदलाव हो सकता है, इनके लॉज हम किस तरीके से और बेटर कर सकते हैं, कि इनके अधिकारों पर अब हमको सोचने की आवश्यकता है। तो ये जो माइंडसेट है ना, ये बहुत ज़्यादा डाइवर्स हो जाता है, आपके अंदर और सेंसिटिविटी आ जाती है हर एक व्यक्ति के प्रति, प्रकृति के प्रति, आपके आसपास के एनवायरनमेंट के प्रति, वस्तुओं के प्रति। वो सेंसिटिविटी आप जब राजनीति में आते हैं तभी डेवलप होती है, वो विजन जब आप इसमें आते हैं तो ही डेवलप होती है। तो मुझे लगता है मेरे अंदर एक वो नया आयाम जो है वो जुड़ गया है राजनीति में। और ये बहुत अच्छा आयाम आपके अंदर जुड़ा है प्रज्ञा, क्योंकि बेजुबानों की सेवा करना महासेवा माना जाती है। अपूर्वा जी, आपने साइकोलॉजी करी है, कहीं ना कहीं आपकी राजनीति का जो जर्नी है उसमें मदद मिली होगी, क्योंकि एक पता चल जाता है कि लोगों का माइंडसेट क्या है, तो कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग के अंदर आपको इससे मदद मिली? डिसीजन मेकिंग में भी मदद मिली। देखिए राजनीति में क्या होता है, आपको कंटिन्यूअस यू हैव टू वर्क ऑन, आपके कोई अवकाश नहीं है।
राजनीतिज्ञों के लिए या राजनीति में आने के लिए कोई सैटरडे नहीं होता, कोई संडे नहीं होता। इवन सैटरडे संडे ज़्यादा बिजी हो जाते हैं क्योंकि आम जन जो होती है वो उस दिन अपने आप को फ्री फील करती है आपके पास आने के लिए, आपके सामने अपने मुद्दे और विषय रखने के लिए, तो वो ज़्यादा कंपैरेटिवली व्यस्त डेज हो जाते हैं। पर्सनल लाइफ आपकी एक तरीके से खत्म सी ही हो जाती है, कुछ पर्सनल नहीं रहता आपका, सब कुछ जो है वो पब्लिक लाइफ है। आप जनता के लिए हैं, जनता आपकी है और वही अब आपका एक परिवार बन जाता है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं 3 जनों का परिवार हूँ, अब मैं कहूँगी कि मैं 3 जनों का नहीं हूँ, ये पूरा प्रदेश मेरा परिवार है। बिल्कुल। तो जब इस फील्ड में एकदम से आते हैं ना, थोड़ा सा साइकोलॉजिकल स्ट्रेस आता है, सब पर आता है, क्योंकि देखिए परिवार की भी आपसे कुछ अपेक्षाएं होती हैं, आपके बच्चों की होगी, आपके माता पिता की होगी, आपके पति की होगी, अगर पति हैं तो उनकी पत्नी की होगी। तो इन अपेक्षाओं से जो कहते हैं ना कोऑर्डिनेट करने के अंदर साइकोलॉजी ने बहुत ज़्यादा रोल पर्सनली प्ले किया। और अगर प्रोफेशनली बात करूँ तो देखिए जब हम जनता के बीच में जाते हैं तो साइकोलॉजी हमें उनकी मानसिकता क्या चल रही है, उनके शू में अपने पैर को फिट करने की एबिलिटी जो है वो साइकोलॉजी देती है। एक व्यक्ति आता है बहुत अगर आपके ऊपर नाराज हो रहा होता है तो एज अ कॉमन मैन आप क्या करते हैं, आप उसके ऊपर दुगनी जो स्पीड है उससे नाराज होते हैं। बिल्कुल। मगर जब आप साइकोलॉजी पढ़ के राजनीति में होते हैं, वैसे तो क्या है कि राजनीति सब कुछ सिखाई देती है, बट क्योंकि मैंने पढ़ा है तो मैं उस व्यक्ति की मनस्थिति को पहले समझ जाती हूँ कि ये किस मनस्थिति से ये बात बोल रहा है, उसके पीछे का कारण क्या है और अब उसको डील कैसे करना है। तो उससे डीलिंग में बहुत जो है ना वो आसानी हो जाती है। मतलब ये आप माने कि सिंपैथी से ज़्यादा एम्पैथी हो जाती है उस व्यक्ति से, और मैं उसी व्यक्ति की संवेदनाओं में जाकर के उस चीज़ को समझ पाती हूँ। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने कि संवेदनशील होना बहुत ज़रूरी है। अपूर्वा जी, आप राजस्थान बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता हैं। जब राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुए उसके बाद में राजस्थान में क्या कुछ प्राथमिकताएं हैं, किन मुद्दों को प्राथमिकताएं दी गई हैं और किन मुद्दों को पहले हल किया जाएगा, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, राजस्थान का ये सौभाग्य रहा है कि पिछले 1.5 वर्षों के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से चीज़ों को बदला है जी, मैं उनको कहती हूँ कि 3 आयाम में उनमें इन 1.5 वर्षों में सबसे ज़्यादा देख पाई हूँ। पहला आयाम ये है कि उन्होंने राजस्थान के युवाओं के लिए बिल्कुल जैसा स्वामी विवेकानंद जी ने कार्य किया था वो वैसा ही कर रहे हैं। उनको उनके सपनों को किस प्रकार से जो है वो आकाश दिया जाए, विधान दिया जाए, उनको हौसले दिए जाएं, उनको पंख दिए जाएं उड़ने के लिए। 1.5 वर्ष पहले तक भी मैं जब टीवी डिबेट्स में जाया करती थी तो मैं एक विषय को बहुत मुखर और प्रखर तरीके से उठाया करती थी, क्योंकि देखिए आप, मैं, हम सब ने वो दौर देखा है कि आज भी हम एक ऐसे सोसाइटी में रहते हैं, माइंडसेट ऐसा है कि सरकारी नौकरी प्राप्त करना या अपने पैरों पर खड़ा होना एक बहुत बड़ा विषय है। और हर बच्चा कभी ना कभी अपने जीवन काल में, मैंने भी अपने जीवन काल में कभी किसी सरकारी नौकरी की तैयारी की होगी, आप सबने की होगी, बिल्कुल, दर्शक भी जो देख रहे हैं उनने भी की होगी। आप बहुत तैयारी करते हैं, सपनों से करते हैं, उम्मीदों से करते हैं, रात भर जागते हैं। कितने लोग ऐसे हैं माता पिता जो अपना पैसा लगा के लोन लेकर के बच्चों की, आजकल कोचिंग की फीसेस हम सबको पता है आसमान छू रही हैं, बिल्कुल, कितनी चीज़ों को, सपनों को, पेट को, ज़मीन को, न जाने किस किस चीज़ों को गिरवी रख के, नीलाम करके, अपनी आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को ख़त्म करके माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाते थे। और विडंबना के तरीके से एक नेक्सस निकल के आता था कि पेपर लीक हो गए, 17 पेपर लीक कांग्रेस की सरकार में। गलती किसी की भी रही हो, ये विषय नहीं है, मगर विषय ये है कि अगर आपकी सरकार के अंदर 17 पेपर लीक होते हैं, आपको याद होगा एक लड़का कन्हैया लाल पारीक नाम का एक बच्चा था, उस बच्चे ने ये लिखा कि साहब मैं इस पेपर लीक के नेक्सस से पापा मैं थक गया हूँ, तंग आ गया हूँ और अब मैं अपनी इस जीवन की लीला को समाप्त करना चाहता हूँ, एंड ही कमिटेड सुसाइड। अच्छा, आज उस पिता के पास कौन खड़ा है संभल के? बिल्कुल। अगर हमारी प्रशासनिक या सरकारी कमियों की वजह से किसी का घर का चिराग चला जाता है, और ये एक नहीं, किसी के सपने भी टूटते हैं, कोई डिप्रेशन में जाता है तो वो भी चिराग जाने जैसा होता है। तो एक ऐसा दौर भी राजस्थान ने देखा। मगर इन 1.5 वर्षों में आदरणीय भजन लाल जी के नेतृत्व के अंदर जो सरकार भाजपा की यहाँ पे आई है, डबल इंजन की सरकार है, उसके अंदर इन 1.5 वर्षों के अंदर उन्होंने बिल्कुल स्वामी विवेकानंद जी जैसे कार्य किए। उन्होंने कहा कि युवाओं के मैं सपने टूटने नहीं दूंगा। बिल्कुल 4 लाख नौकरियां 5 साल के अंदर देने के वादे के साथ वो आए थे, मगर वो उनका एक मिनिमम बेस लेवल है। उन्होंने इसको मिनिमम बेस लेवल सेट किया है। उन्होंने कहा मैं इससे भी अथक और ज्यादा करने का प्रयास करूंगा।
70,000 से ज़्यादा लोगों को मिल चुकी है, 1.5 लाख से ज़्यादा पाइपलाइन में है, और इन 1.5 वर्षों के अंदर एक भी पेपर लीक की घटना नहीं हुई है। बहुत बढ़िया। तो जो उनके ये स्वामी विवेकानंद स्वरूपी जो प्रयास हैं ये अभूतपूर्व हैं। इसके बाद में मैं दूसरी बात करूंगी उनके भागीरथी प्रयास के। तो पहली जो छवि है उनमें वो विवेकानंद जी की है, दूसरी जो छवि है वो भागीरथ जी की है, और तीसरी छवि कुबेर की है, वो भी मैं बताती हूँ कैसे। भागीरथी प्रयास में इसलिए कहूंगी कि ERCP प्रोजेक्ट बहुत दिनों से पेंडिंग था, बना, DPR बनी, कैंसिल हुआ, राज्यों के अंदर कभी भी है जो वो संवाद स्थापित नहीं हो पाया, ना मध्य प्रदेश में ना राजस्थान में। जैसे ही आदरणीय मुख्यमंत्री जी आए, इन्होंने कहा कि अगर मेरे 17 जिलों का विषय है राम जल सेतु जो वो लेकर के आए संशोधित ERCP, उन्होंने कहा इन 17 जिलों के अंदर 3.25 करोड़ लोगों को अगर पानी मिलेगा। आप आज भी याद करिए, मैं एक आप ही से प्रश्न पूछती हूँ, राजस्थान की अगर आप मीडिया में है, इमेज अगर हम किसी से भी कहते हैं आप इमेज बिल्ड करिए राजस्थान की, तो राजस्थान की एक ही इमेज आती है, दूर दूर तक रेगिस्तान का समुद्र, और उसके अंदर जो महिलाएं हैं वो सर पे चरी रख के पानी लेकर के आ रही। बिल्कुल यही दृश्य था। अब मुझे बताइए, अगर जनता एक चरी पानी, 2 चरी पानी के लिए मीलों दूर चल के जा रही है, और उसके बाद में वो केवल अपने दैनिक जो केवल पीने के लिए और बहुत मिनिमम बेसिक जो उनकी नीड्स होती हैं उसके लिए अपने जीवन का, अपने 24 घंटे में से 6 घंटे महिलाएं केवल पानी भर के लाने पर दे रही हैं, तो उनके जीवन की क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होगी? वो महिलाएं समाज निर्माण में कहाँ अपनी भूमिका दे पाएंगी? बिल्कुल। वो किसान जो वहां पर, जिसके खेत जो है वो लहलहाने चाहिए हरियाली से, वो सूखे पड़े हैं, बंजर पड़े हैं, तो वो किसान कहाँ जाएगा? वो अन्नदाता कहाँ जाएगा? बिल्कुल। हम उसको कहते हैं अन्नदाता, पर वो अन्न याचक बन गया। तो उसको याचक से वापस से अन्नदाता बनाने की स्थिति में लाने की जो योगदान है, वो जो भागीरथी प्रयास है, चाहे मैं यमुना जल समझौते के माध्यम से कहूँ या मैं ERCP या राम जल सेतु जो संशोधित ERCP है उसके माध्यम से कहूँ, तो ये भागीरथी प्रयास अथक प्रयास है, ऐतिहासिक प्रयास है, अभूतपूर्वक जो है ना वो प्रयास है। बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। तीसरा जो उन्होंने प्रयास किया वो मैं कहती हूँ कुबेर रूपी प्रयास किए उन्होंने। पहले भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट समिट्स हुए राजस्थान के अंदर, मगर कभी भी आप उसके अंदर देखिए कि जब सरकार को 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, उसके बाद में वो समिट्स आए। राजस्थान में पिछले इतने वर्षों से आप देखिए एक परंपरा रही है, 5 साल एक सरकार है, 5 साल दूसरी सरकार। बिल्कुल। जब आप चौथे वर्ष में या 5वें वर्ष को लगते ही अगर आप इस तरीके के इन्वेस्टमेंट्स लेकर के आते हैं, MOU आते हैं, तो वो MOU आने के बाद में धरातल तक आने पे, NOC मिलने में, लैंड मिलने में 50 चीजें होती हैं जो कागजी कार्रवाइयाँ होती, उसमें वो समय बीत जाता है, सरकार दूसरी आ जाती है, उसकी मंशा बदल जाती है, उसके विजन बदल जाते हैं, एजेंडे बदल जाते हैं। इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि राजस्थान में सिर्फ आप सरकारी नौकरियों के ऊपर नहीं रह सकते, आपको 7 फोल्ड अगर इम्पैक्ट चाहिए इकोनॉमी के अंदर, तो आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। और चेंज करने के लिए आपके लिए क्या आवश्यक है? आवश्यक है कि आप प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, प्राइवेट सेक्टर जो है उसको भी उतनी ही बखूबी तरीके से इस राजस्थान के धरातल पर लागू करिए। इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए, क्योंकि वो ही जो है वो 7 फोल्ड ऑफ जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है उसको अनफोल्ड करेगा। बिल्कुल। तो उसके दृष्टिकोण से इन्होंने प्रथम वर्ष में ही जो है इतना बड़ा राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट किया, जिसमें 35 लाख करोड़ के MOU हुए। बिल्कुल। और उसकी हर वीक बैठ के आप एक समीक्षा बैठक करते हैं, कितनों के MOU जो है वो धरातल पर उतर रहे हैं, कितनों को आपने लैंड दी है, कितने लोगों का एग्जीक्यूशन शुरू हो गया है, कितनों को NOC मिल गई है, सिंगल विंडो सिस्टम से कितने ज्यादा लोगों को जो है वो प्रभाव तरीके से NOC मिलने के बाद में कार्य शुरू हो रहा है। तो ये जो इनके 3 प्रयास है ना 1.5 वर्षों में, चाहे विवेकानंद स्वरूपी प्रयास हो युवाओं के लिए, चाहे भागीरथी स्वरूप विकास हो इन 17 जिलों के लिए और अन्नदाताओं के लिए जिसके अंदर जल लेकर के आए हैं, या कुबेर रूपी प्रयास हो राजस्थान को एक इंडस्ट्रियल हब बनाने के लिए, ये अभूतपूर्व है। तो मैंने राजस्थान को इन 1.5 वर्षों में एक बहुत ही अलग तरीके से बदलते हुए देखा है, और अगर इसी गति से हम आगे बढ़ते रहे तो ये अतिशयोक्ति नहीं है कि आने वाले 5 सालों के अंदर जो नेक्स्ट 5 इयर्स है उसके अंदर हम एक राजस्थान को, जैसे आपनो अग्रणी राजस्थान है ना, तो वो बिल्कुल अग्रणी भी होगा, और एकदम एक ऐसी फील्ड पर होगा, एक ऐसे पैरामीटर पे होगा जहां पर हम सब जो है वो बहुत शान से कह पाएंगे कि हम राजस्थानी हैं। जैसे गुजरात के लोग बहुत शान से कहते हैं ना, आके कहते हैं गुजरात, तो वी फील लाइक ये तो इतने
जिसको कहते हैं संपन्न लोग हैं। राजस्थान के आते ही लोग कहते हैं विरासत के रूप से तो संपन्न है, आर्थिक रूप से पता नहीं। तो वो वापस से हम आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, प्रत्येक जो हमारा पैरामीटर है उस रूप से हम संपन्न हो बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात आपने कही अपूर्वा जी। और स्वामी विवेकानंद जी का भी जिक्र किया आपने, और वो कहते हैं कि कोशिश करते रहे रास्ते अपने आप मिल जाएंगे, और वही राजस्थान सरकार कर रही है, चाहे वो युवाओं के लिए सोचा हो, वाटर कंजर्वेशन की बात हो, या फिर राइजिंग राजस्थान में जो आपने बताया कि इतने सारे MOUs हुए, तो बहुत अच्छा प्रयास करिए। और प्रज्ञा, वो कहते हैं ना, युवा बढ़ेगा तभी देश आगे बढ़ेगा, तो ये चीज़ होनी चाहिए। और आप लोगों का जो माइंडसेट है, बहुत अच्छा कार्य आप कर रहे हैं। अपूर्वा जी, आप उपाध्यक्ष भी रह चुकी हैं महिला मोर्चा की, कौन कौन सी जिम्मेदारियां आपको दी, और वर्तमान की अगर मैं बात करूं, किस चीज के ऊपर आप काम कर रहे हैं? देखिए, महिला मोर्चे में जो जिम्मेदारियां मिली, महिलाओं को सशक्त करने की, महिलाओं को मेन स्ट्रीम में लाने की, और उनको राजनीतिक रूप से एक्टिवेट करने की जिम्मेदारी तो आपके पास में प्राइमरी रूप से रहती ही है। मगर उससे भी बड़ी जो जिम्मेदारी रही, वो सौभाग्य ये रहा कि जैसे ही महिला मोर्चे का मुझे दायित्व मिला, उसके साथ ही एक नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ जी। और ये तो जिसको कहते हैं ना कि टर्निंग पॉइंट था राजनीति में आने का, करने का, होने का। और ये विजन भी कोई अन्य, किसी भी अन्य व्यक्ति का नहीं हो सकता था। मैं कहती हूँ ये हमारा सौभाग्य है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये बिल आया। तो आते ही इस चीज को धरातल तक कैसे लेकर के जाना है, क्योंकि हमें नहीं, हर पार्टी को 33% चाहिए। आप विजन देखिए आदरणीय मोदी जी का, कि उन्होंने ये नहीं कहा, चाहते तो अपनी पार्टी में लागू कर सकते थे कि साहब भाजपा के अंदर लागू कर दिया 33% आपको वुमेन्स को लाना ही है। उन्होंने कहा कि हर राजनीतिक पार्टी के लिए आवश्यक है। तो महिलाएं हमें केवल भाजपा में ही नहीं तैयार करने की आवश्यकता है, ये महिलाएं हर पार्टी में तैयार होगी, चाहे रीजनल पार्टी हो चाहे नेशनल पार्टी हो, सब में आपको 33% वुमेन्स को तैयार करना है। तो एक बहुत बड़ी चुनौती है। उसके लिए आपको क्या करना होगा? मोदी जी का विजन कभी भी भाजपा, कांग्रेस, स्थानीय पार्टी, रीजनल पार्टीज पे नहीं रहा। उनका हमेशा ये रहा, वो जो अंत्योदय की जो उनकी फीलिंग है ना, कि लास्ट पंक्ति में भी जो महिला खड़ी है ना, उसका सशक्तिकरण होना चाहिए। बिल्कुल, वो इररिस्पेक्टिव ऑफ वो किस धर्म से है, वो किस जाति से है, वो किस विचारधारा से है, वो इस चीज में कभी नहीं पड़ते। बिल्कुल, वो कहते हैं महिला का जो है वो उत्थान होना चाहिए, महिला सशक्त होनी चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, पार्टी, एनी ऑफ द थिंग्स। तो ये एक चैलेंज था कि हमको उस स्तर तक उस शक्ति वंदन को लेके जाना था। दूसरा जो दायित्व आया वो ये आया कि उनका विजन था कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं उनके ऊपर कभी किसी सरकार ने बहुत ध्यान नहीं दिया। उन महिलाओं को सशक्त करना है, उन महिलाओं को 2-4 सीढ़ी और ऊपर चढ़ाना है जहां वो है, उनकी विकास यात्रा के अंदर जो है वो उनका सहभागी बनना है, और हम क्या उनको फैसिलिटेट किस तरीके से कर सकते हैं इस पर हमें विचार करना है। तो उसको लेकर के हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं के साथ में भी लोकसभा इलेक्शन से पहले काफी काम किया। और अभी भी आप देखिए, चाहे हम लखपति दीदी पर बात करें, चाहे हम ड्रोन दीदी पर बात करें, उनका जो विजन है वो बिल्कुल अलग है, और वो कहाँ से शुरू करते हैं और उसको कहाँ तक ले जाते हैं, ये मतलब सामान्य व्यक्ति तो नहीं सोच सकता। ये तो वो कोई कहते हैं ना कि कोई चमत्कारिक रूप से उन्होंने अवतार लिया है, और उस अवतार की ही ये परिकल्पना हो सकती है। मेरे और आपके तो समझ के ही चीजें परे चलती हैं। तो उन्होंने SHG की महिलाओं के सशक्तिकरण पे बात करी। रिसेंटली अगर मैं आपको एक नया नवाचार बताऊं तो महिला मोर्चे की तरफ से एक मॉक पार्लियामेंट का जो है वो आयोजन किया गया। अच्छा। उसके अंदर तमाम महिलाएं जो भी, चाहे शिक्षा के वर्ग से जुड़ी थी, चाहे समाज सेवा से जुड़ी थी, चाहे राजनीति से जुड़ी थी, चाहे चिकित्सा से जुड़ी थी, उन तमाम प्रकार की महिलाओं को इंटीग्रेट किया गया और उनको पक्ष और विपक्ष के रोल दिए गए। कोई सोनिया गांधी बना, कोई नितिन गडकरी जी बना, कोई राजनाथ सिंह जी बने, कोई मोदी जी बने। इस प्रकार से महिलाओं ने अलग अलग वेरियस रोल किए। एक मॉक पार्लियामेंट हुई हम लोगों की, और उस पार्लियामेंट के अंदर महिलाओं ने पक्ष और विपक्ष का भूमिका निभाई एज अ पार्लियामेंटेरियन। निभाने के बाद का मैं आपको कुछ इंसिडेंट बताती हूँ। मुझे बहुत सी जो समाज सेवी महिलाएं थी या जो चिकित्सा फील्ड से जुड़ी हुई महिलाएं थी, उन्होंने आके बोला कि हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि राजनीति में इतना कुछ प्रोडक्टिव भी होता है। हमें तो लगता था राजनीति तो सबसे ज्यादा जो है वो एकदम ऐसा गया बीता फील्ड है। अच्छा। कि इसके अंदर तो महिलाएं जाती कैसे होंगी। मगर हमको वो फील आया जब हम उस कुर्सी पर बैठे
एज अ नितिन गडकरी में अगर कोई बैठा, या एज अ कोई राजनाथ सिंह जी बैठा, या एज अ शशि थरूर कोई बैठे, कोई भी महिला बैठी, तो वो उन्होंने उस रोल को जब प्ले किया तो उन्हें पता चला कि राजनीति के अंदर भी महिलाएं या जो लोग हैं इतना प्रोडक्टिव जो है वो काम करते हैं। और उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा किया। कितनी डॉक्टर महिलाएं ऐसी थी जिन्होंने मुझे ये बोला कि अब तो सच में लगता है राजनीति में आना चाहिए। वाह, क्या बात है। तो सोचिए, अगर किसी का आपने परसेप्शन चेंज कर दिया ना, नैरेटिव ही चेंज कर दिया। कहाँ नैरेटिव इतना नेगेटिव था, महिलाएं पता नहीं कैसे राजनीति में जाती हैं, हम तो डॉक्टर अच्छे हैं, हम तो समाज सेवा में अच्छे हैं, हम तो इंजीनियर अच्छे हैं। बट एक मॉक पार्लियामेंट में केवल उन 5 घंटों ने, और उस 5 घंटे में भी उनको तो रोल 2-3 मिनट का मिला, उन 2-3 मिनट ने उनका नैरेटिव ही चेंज कर दिया। वो वक्त बदल गए, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, सब कुछ बदल गया उनका। तो कहते हैं कि साहब ये तो बहुत अच्छी फील्ड है, हम इससे कितना बड़ा चेंज लेकर आ सकते हैं सोसाइटी में। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो महिला मोर्चे में आती रहती हैं, और इससे जो महिलाओं का रूपांतरण है या महिलाओं का जो नैरेटिव सेट करने का जो काम है, ये महिला मोर्चा बहुत अच्छा करता है। ये हम बात कर रहे हैं शहरी महिलाओं की, लेकिन हम अगर मैम बात करें ग्रामीण महिलाओं की, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, उनमें आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या कुछ बीजेपी सरकार की योजनाएं हैं, किस तरह उन्हें सशक्त बनाया जाए, जागरूक बनाया जाए, ताकि वो सर उठा के जी सके? क्योंकि हम दोनों यहाँ महिलाएं बैठी हैं और हम दोनों ही ये जानते हैं कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त होना बहुत ज़रूरी है। और जयपुर की हम बात करें, ग्रामीण और शहरी दोनों मेयर महिलाएं हैं। कितना ज़रूरी है महिलाओं को सशक्त बनाना आर्थिक सामाजिक रूप से? क्या कुछ योजनाएं लेकर आई है बीजेपी सरकार? देखिए, अगर मैं महिलाओं के सशक्तिकरण की, और वो भी स्पेशली ग्रामीण परिवेश की महिलाओं की अगर मैं बात करूं, तो अगर आप सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से, भाजपा की वैसे तो बतेरी योजनाएं हैं, मगर मैं अगर आपको 2-4 चीज़ें बताऊं, योजना हमारी उन महिलाओं को जोड़ने की कैसे है। देखिए, हमें 33% चाहिए, हर पार्टी को चाहिए, और 33% तो कम है, ये मिनिमम लेवल है, क्योंकि आबादी तो 50% है। तो आधी आबादी को पूरा संसार तो मिले, तो जब तक महिलाएं 50% पर नहीं आ जाएंगी तब तक वो जो इक्विलिब्रियम है ना, वो सेट नहीं होगा। बिल्कुल। तो उसको सेट करने के लिए आवश्यक है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सहभागिता बढ़ाएं। मगर सहभागिता बढ़ाने के लिए क्या आवश्यक है? अब आप इस चीज़ को देखिएगा कि मोदी जी ने केवल महिलाओं को, वो भी ग्रामीण परिवेश की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए किस तरीके से होलिस्टिक डेवलपमेंट या होलिस्टिक अप्रोच के साथ में काम किया, आप उसको देखिए। महिला सुबह उठती थी, उठने के बाद में उसका पहला काम ये होता था कि सबसे पहले तो वो पानी लेकर के आए, क्योंकि दैनिक जो भी उनके जीवन की जो दिनचर्या है उसके अंदर पानी की विशेष आवश्यकता हुआ करती थी। उसके अंदर उस महिला का 2-3 घंटे चले जाया करते थे। फिर महिला को एक चिंता होती थी कि मुझे जंगल जाना है, मुझे लकड़ियां लेकर आनी है, मुझे चूल्हा जलाना है, दिन भर खाना बनाना है। वो उसके अंदर भी परेशान होती थी। सुबह सुबह उठने के साथ में उसके दिमाग में एक और टेंशन रहती थी कि मुझे नित्य कर्म के लिए जो है वो दिन, हाँ, सूरज उगे नहीं उससे पहले मुझे जाकर आना है, सूरज कब ढलेगा उसके बाद जाना है। तो महिला पे कितनी रेस्ट्रिक्शंस थी। बिल्कुल। मोदी जी ने कहा साहब विकास जो होना चाहिए ना, प्रधानमंत्री जी ने कहा विकास होना चाहिए, वो सेंटर उसका जो है वो महिला होनी चाहिए। अब महिला को सुबह सुबह शौचालय की कोई तलाश नहीं है, वो ये नहीं सोचती कि मुझे खेत में जाना है या मुझे घर के पीछे जाना है। उसको एक वो आत्मनिर्भरता दी है शौचालय के रूप में, दूसरी दी है नल से जल के रूप में, तीसरी दी है उज्ज्वला योजना के माध्यम से, चौथी दी है सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो महिलाएं हैं, जो लखपति दीदी बनाने का है या नमो ड्रोन दीदी बनाने का जो विकल्प है। क्योंकि इंडिया के अंदर, राजस्थान में भी और एंटायर इंडिया के अंदर, अगर आप एग्रीकल्चरल लेबरर्स पर बात करेंगे या एग्रीकल्चर के अंदर काम करने वाले लोगों पर बात करेंगे, तो मोर देन 60% महिलाएं हैं जो खेतों में काम करती हैं। बिल्कुल। तो उनको किस तरीके से अब उनको समय मिला है सोचने का कि हम किस प्रकार से समाज में और सरकार में अपनी सहभागिता दे सकते हैं। अब उन महिलाओं को समय मिला है आत्मनिर्भर बनने का, वरना पहले तो जो नित्य कर्म की चीजें हैं, जो रोज की दिनचर्या की चीजें हैं, रोज कर्म की चीजें, उसी में उनका जीवन चला जाता था। लकड़ी लेकर आनी है, पानी लेकर आना है,
बच्चों का वो रखना है। अब उनको इतनी फैसिलिटीज दी है मोदी जी ने, उनको आत्मनिर्भर बना दिया। उज्ज्वला से उनके घर में गैस का कनेक्शन है, अब उनको वो जो जंगल में जाती थी 3-4 घंटे वो खत्म हो गए। नल से जल मिला, अब वो जो 4-5 घंटे पानी लेने के लिए जाया करती थी वो उनके जीवन में खत्म हुआ। अब उनके जीवन में वो 7-8 घंटे का एक समय मिला है, प्रोडक्टिव समय मिला है, जिसके अंदर वो अपने लिए कुछ कर सकती हैं, अपने परिवार की आजीविका चलाने के लिए कुछ कर सकती हैं, अपने बच्चों के निर्माण के लिए कुछ कर सकती हैं। तो ग्रामीण महिलाओं का सबसे पहले तो राजनीतिक सामाजिक रूप से, और मैं जिसको कहती हूँ ना कि आर्थिक रूप से उन्नयन का उन्होंने कार्य किया है। फिर 33% लेकर के आए कि अब जो उनको जो 7-8 घंटे का जो ये समय मिला है ना, इसके अंदर ये अपना समाज निर्माण के अंदर किस प्रकार से योगदान दे सकती हैं, उसको तैयार करने का काम अब मेरे जैसे और आप जैसे लोगों का है कि अब हम उन महिलाओं के बीच में जाएं और उनको हम तैयार करें। तो अब जो आपका दूसरा प्रश्न था कि भाजपा की क्या योजना है जी, तो देखिए भाजपा की बहुत स्पष्ट सी योजना है कि उसमें चाहे हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बात करें, चाहे मुख्यमंत्री जी की बात करें, उन्होंने स्पष्ट किया है कि अब हम जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं उनके बीच में जाएंगे। सबसे पहला काम हम ये करेंगे, देखिए होता क्या है, बहुत सारी महिलाएं हैं, उन्होंने एक अपनी ब्रांड बना ली, एक साबुन की ब्रांड बना ली, अचार की ब्रांड बना ली, मगर उनको मार्केटिंग कैसे करना है, एडवर्टाइजिंग कैसे करनी है, ये युग एडवर्टाइजमेंट का युग है। और अगर आपने वो नहीं किया तो उन महिलाओं के लिए कुछ नहीं है। तो उनको किस तरीके से एक प्लेटफॉर्म के नीचे लाना है, चाहे हम राजसखी के माध्यम से लेकर के आए, चाहे हम रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में राजीविका या आजीविका एक ब्रांड बना दें उसके माध्यम से लेकर आए, तो उसके ऊपर हमारी राज्य सरकार ने बहुत अच्छे से कार्य शुरू कर दिया है। अब जब महिलाओं को इस प्रकार से वित्तीय भी स्वतंत्रता मिल जाएगी तो फिर वो इस क्षेत्र में आएंगी कि अब मेरे पास में घर से मुझे समय मिल गया इन योजनाओं के माध्यम से। कुछ योजनाओं के माध्यम से, चाहे वो राजीविका की योजना हो, चाहे वो स्टैंड अप इंडिया हो, चाहे वो स्टार्टअप इंडिया हो, आपको जान के ताजुब होगा कि इन योजनाओं के अंदर 63 से 67% तक जो बेनिफिशरीज हैं वो महिलाएं हैं, उन महिलाओं को मिला है रोल। तो एक बहुत ही क्लैरिटी के साथ में मोदी जी ने और प्रधानमंत्री जी ने और हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने इस विजन को रखा है। इसके बाद में हम सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ में अगर आप बात करें नरेगा पे, तो देखिए 80 लाख हमारे यहाँ पे एक्टिव जॉब कार्ड्स हैं जिसके अंदर 70% महिलाएं हैं। तो 63 लाख के आसपास ये डाटा निकल कर आता है जो सिर्फ महिला श्रमिकों की है। तो उनको किस तरीके से इंटीग्रेट करना है, उनको हमको समाज से जोड़ना है, उनके उत्थान की बात करनी है, तो उन सब के ऊपर राज्य सरकार जो है वो कार्य बहुत तेजी से कर रही है। तीसरा बड़ा फील्ड आता है सहकारिता, जिसपे डेयरी फेडरेशन भी आती है। तो डेयरी फेडरेशन की महिलाओं को अभी राजस्थान के अंदर मुझे लगता है 3.5 लाख महिलाएं आसपास होंगी जो डेयरी फेडरेशन के अंदर हैं जी। तो उन महिलाओं को भी हमको और आत्मनिर्भर बनाना है। तो आप इस डाटा को अगर आप देखेंगे तो राजस्थान के अंदर 47 लाख तो नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन के तहत महिलाएं हैं, 3 लाख के आसपास अर्बन लिवलीहुड मिशन के तहत महिलाएं, तो 50 लाख महिलाएं वो हो गई। 63 लाख महिलाएं हमारी मिनिमम नरेगा के अंदर है, 3.5 लाख के आसपास हमारी डेयरी फेडरेशन के अंदर महिलाएं हैं। एग्रीकल्चरल अगर हम एक्टिविटीज़ के अंदर इंक्लूडेड महिला माने तो वो भी हमारे पास तकरीबन जो ऑन रिकॉर्ड है वो 70 से 80 लाख महिलाएं हैं जो ऑन रिकॉर्ड हमारे पास में है। तो इन सब महिलाओं के पास में पार्टी भी जा रही है, राज्य सरकार की योजनाएं भी जा रही हैं और इस तरीके से इनको इंटीग्रेट करने का काम कर रहे हैं। और आपको आने वाले 1.5-2 वर्षों के अंदर इवन जो अब जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम जैसे ही लागू होगा और आप महिलाओं का जब चयन देखेंगी तो आप ताज्जुब करेंगे कि किस प्रकार से एक किसान वर्ग से उठी हुई महिला को आप सीधा विधायक बनते हुए देखेंगे, एक सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिला को सीधा उठते हुए आप मेयर बनते हुए देखेंगे। तो ये जो अब चमत्कार है ना, ये अब आपको आगे वाले भविष्य में देखने को मिलेगा, इसकी नींव तैयार होनी शुरू हो चुकी है। वो कहते हैं ना, चमत्कार को ही नमस्कार होता है। बिल्कुल। अपूर्वा जी, आप सिंदूर यात्रा की स्टेट कोऑर्डिनेटर भी रह चुकी हैं, उसके बारे में बात करें उससे पहले प्रज्ञा क्यों ना हमारे दर्शकों को कुछ झलकियां उसको दिखा दें। तो आइए चलते हैं, देखते हैं सिंदूर यात्रा की कुछ झलकियां। माता की, भारत माता की। कातिल का था हमने सवारा अपनी वो माटी और घर बारा, जिस तरह से लुट रहा पूछ करके और हमारी उन बहनों का सिंदूर उजाड़ने का काम किया था, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सेना ने उनको सबक सिखाने का काम किया, सबक सिखाने का काम। नेक्स्ट सवाल एक संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े हर द्वार खोल के गगन की मैनेजमेंट कमेटी भूमिका
विजयी भव, गगन कहे विजयी भव। की सुरंग भटकी है रोशनी, है छटपटा रही रोशनी, गगन कहे विजयी भव। अपूर्वा जी, हमने अभी सिंदूर यात्रा की कुछ झलकियां देखी थी। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो हमारे देश की सैन्य शक्ति को और नारी शक्ति को पूरे विश्व ने देखा था, क्योंकि हमारे यहाँ तो जौहर की प्रथा रही है कि कोई हमारी बहन बेटियों पर अगर आंख उठाएगा तो हम उसको वहीं नष्ट भी कर देते हैं, माफ़ नहीं किया जाता। इस ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताएं और इस सिंदूर यात्रा की कैसे आपको प्रेरणा आई और इसकी आप कोऑर्डिनेटर भी रही हैं, इस बारे में बताएं। देखिए, सिंदूर यात्रा एक बहुत ऐतिहासिक यात्रा बनी, पूरे भारतवर्ष में निकली जी। और ये भाजपा की यात्रा नहीं थी, ये जन सामान्य की यात्रा थी। ये सोचने का विषय, भाजपा ने तो इसको, जिसको कहते हैं ना कि साथ दिया जी, जन सामान्य के मन में ये बात थी। मैंने, आपने, सब ने, इवन दर्शकों ने भी भारत को 10 वर्षों पहले तक बहुत ही लाचार और बेचारा सा भारत की अवस्था में देखा है। कोई भी आकर के अगर यहाँ पे आक्रमण कर देता था तो हम बहुत ही नतमस्तक होके, हाथ झुका के, सर झुका के, हाथ जोड़ के हम ट्रीटीज किया करते थे, आदान प्रदान किया करते थे चीज़ों का। हमने ऐसे लाचार और बेचारे से भारत को देखा था। हमने ये भी देखा था किस प्रकार से जब हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री जी, जो आज के 10 वर्ष पहले हुआ करते थे, वो जब भी विदेश की यात्राओं पे जाया करते थे तो एक लाइनअप में उनको खड़ा कर दिया जाता था और वो भी वही हाथ जोड़ के और सर झुका करके और काम किया करते थे। हमने बदलते हुए भारत को देखा है और अब ये बदलता हुआ भारत है जिसके अंदर स्पष्ट किया गया है कि अगर कोई भी हमारे देश के प्रति आंख उठा करके देखेगा, बुरी नज़र से देखेगा, तो उसकी ना तो आंख सलामत रहेगी, ना वो सलामत रहेगा, ना उसका वतन सलामत। बिल्कुल। आप हमें शांति दीजिए, हम आपके, जो आपका मुल्क है, आपका वतन है, आपका देश है, हम उसकी शांति बरकरार रखने में अथक प्रयास करेंगे और अपना जी जान लगा देंगे। मगर अगर आप हमारे वतन में आकर के अशांति फैलाने का प्रयास करेंगे तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। बिल्कुल। ऑपरेशन सिंदूर जो है वो इसी का एक, क्या कसूर था उन लोगों का, जिनका, उन बहन बेटियों का जिनका सिंदूर उजाड़ दिया गया, पूछ पूछ के उजाड़ा गया। आप इमेजिन करिए, आप कहीं घूमने जाते हैं और फैमिली टाइम में कोई आता है और ये पूछता है कि साहब आप क्या हैं, आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं? वो कहता है मैं हिंदू हूँ, तो उसको गोली मार दी जाती है और बोला जाता है जाओ कह देना मोदी जी को। ये कौन सा तरीका है? मतलब इससे ज्यादा हीनियस तरीका किसी को, मतलब मैं आज भी उन दृश्यों को याद करती हूँ तो मैं सिहर उठती हूँ और आप भी आवश्यक रूप से सिहर उठते हैं। बिल्कुल। जवाब दिया गया कि सिंदूर का बदला सिंदूर ही होगा। बिल्कुल। अगर आपने हमारी बहन बेटियों का सिंदूर उजाड़ा तो आप भी तैयार रहें उस चीज़ के लिए, कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने के लिए आप तैयार रहें। ये एक नया भारत है जो लाचार नहीं है, जो बेचारा नहीं है। ये वो भारत है जो आंख में आंख डाल के जवाब देगा और अगर आप गलत करेंगे तो उसका खामियाजा सिर्फ आपको नहीं, आपके वतन को, आपके देश को, आपके मुल्क को भुगतना पड़ेगा। तो ऑपरेशन जो सिंदूर था वो उसी का एक सिंबल था और ये हमारे द्वारा निकाला गया नहीं था। यहाँ पे ये आम जनता ने निकाला था। जब महिलाएं उस यात्रा के अंदर एकत्रित हुई और जो महिलाओं के रिव्यूज मैंने सुने, महिलाओं ने ये तक कहा कि अगर हमारी बहन बेटियों के सिंदूर को धर्म पूछ के उजाड़ा जाता है तो हम हमारे सिंदूर को भी देश की सेवा के लिए लगा देने में पीछे नहीं हटेंगे। बिल्कुल। बहुत बड़ी बात है ये बात। बिल्कुल। आज अगर मैं ये कहती हूँ कि अगर मेरा सिंदूर भी अगर मुझे देश की रक्षा के लिए कुर्बान करना पड़े तो मैं करूंगी,
और ये जन सामान्य की भावना निकल कर आती है, एक आम महिला की आती है। और आपने इन झलकियों में देखा होगा ये केवल हिंदू मुस्लिम तक सीमित नहीं था, ऐसा नहीं था कि केवल हिंदुओं ने यात्रा निकाली थी, बिल्कुल सभी धर्मों ने अनेक मेरी मुस्लिम बहनें भी इसमें आई थी। बिल्कुल, उन्होंने ये कहा कि हम बेशक सिंदूर नहीं लगाते पर उसकी कीमत हम जानते हैं। बिल्कुल। तो जब वो महिलाएं आकर के ये बात कहती हैं ना, तो आपको सच में लगता है कि आप एक नए भारत में रह रहे हैं। बिल्कुल। तो जो सिंदूर यात्रा थी, तिरंगा यात्रा थी, ये जन सामान्य के द्वारा निकाली गई यात्रा थी। ये उनका एक ग्रैटिट्यूड व्यक्त करने का तरीका था, जो सशक्त निर्णय जो है वो भारत ने लिया, जो सबक आतंकवादियों को सिखाया, इस निर्मम प्रक्रिया जो उन्होंने यहाँ आकर के अपनाई, उसका जो मुंह तोड़ जवाब दिया गया, उसके प्रति जन सामान्य की भावना थी। और ये जो भावना थी वो इतनी ज़्यादा ओतप्रोत करने वाली थी कि उस यात्रा के अंदर जाने के बाद में तो ऐसा लग रहा था कि शायद ये आतंकवाद हमें क्यों बांटना चाहता है, ये पाकिस्तान हमें क्यों बांटना चाहता है, समझ में नहीं आता। जब यहाँ के हिंदू मुस्लिम में, यहाँ के भाइयों में, यहाँ राम और रहीम में जब अंतर नहीं है, तो वो उस राम और रहीम में अंतर क्यों करते हैं, बिल्कुल ये वो सिखाता था। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई। और कहीं ना कहीं हमारा जो हिंदुस्तान है बदल रहा है, और जो जिस भाषा में समझना चाहता है हम उसी भाषा में समझाते भी हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि अगर इस तरह की कोई भी चीज़ होती है तो आपको उसी भाषा में जवाब भी मिलेगा। अपूर्वा जी, आपने बहुत अच्छा कार्य करा था लोकसभा चुनाव के अंदर, आप मैनेजमेंट कमेटी के अंदर आपने बहुत अच्छा कार्य किया था, उसके बारे में जानना चाहेंगे, कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या कुछ रहा उसके? लोकसभा चुनावों का एक्सपीरियंस बहुत ही वर्सेटाइल रहता है। उसका कारण यह है, चाहे कोई भी चुनाव हो, उसका कारण यह होता है कि एक तो आप बहुत सारे लोगों से मिलते हैं। हमारे यहाँ पर क्या सभी पार्टियों में प्रथा है कि जब भी आप इलेक्शन होते हैं तो प्रवास पर बहुत सारे स्टेट से लीडर्स आते हैं, तो उनके साथ में एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बहुत चीज़ें मिलती हैं। वो हमें कई चीज़ें नई सिखाते हैं। उनके यहाँ पे संगठन में क्या नवाचार है, वो नवाचार यहाँ पे वो लागू करते हैं। दूसरा, बड़े लीडर्स से जो है वो मिलने का मौका आपको सबसे ज़्यादा उस वक्त मिलता है, तो सीखने का जो है वो बहुत उपयुक्त समय है। और मैं तो इतनी सौभाग्यशाली रही कि संगठन ने मुझे, चाहे विधानसभा चुनाव थे चाहे लोकसभा चुनाव थे, उसके अंदर मुझे ये सीखने का एक एम्पल स्पेस और टाइम दिया। ये बहुत आवश्यक है। ये सौभाग्य सबको नहीं मिल पाता पर मुझे मिला, तो मैं इसके लिए मैं भी कहती हूँ ये ईश्वरीय अनुकंपा ही रही। लोकसभा चुनावों में और विधानसभा चुनावों में मैंने ज़्यादातर जो है वो राष्ट्रीय प्रवास का कार्य देखा था, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो है वो सभाएं हुआ करती थी। तो वो सभाओं को किस प्रकार से करना है, किस प्रकार से उनका मैनेजमेंट देखना है, किन लोगों को जो है उनसे मिलने का मौका देना है। जैसे कई ऐसे शिक्षाविद होते हैं, कई ऐसे समाज सेवक होते हैं जो मिलना चाहते हैं आदरणीय मोदी जी से, उनकी एक झलक पाना चाहते हैं, उनके लिए वो प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। उनकी वो इच्छा, क्योंकि इतना व्यस्ततम शेड्यूल रहता है प्रधानमंत्री जी का या किसी भी बड़े लीडर का, कि वो एक जनसमाज जो रूटीन है उसके अंदर संभव नहीं हो पाता, बहुत कम संभव हो पाता है। तो वो एक विशेष मौका होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रधानमंत्री जी अगर नागौर आ रहे हैं या प्रधानमंत्री जी जो है वो बीकानेर आ रहे हैं, अभी नागौर के अंदर जो चिकित्सा विशेषज्ञ हैं या जो समाज सेवी हैं या जिन्होंने बहुत ही एक्सेप्शनल अपनी कोई पर्यावरणविद हैं जिन्होंने एक्सेप्शनल काम किया है, उनको जो है उनसे मिलने का और इंटरेक्ट करने का जो समय वो तभी मिल पाता है। तो ऐसे लोगों का चयन करना कि जिन्होंने अपनी फील्ड में एक्सेप्शनल काम किया हो, कोई हो सकता है कोई लोक गायक बहुत अच्छा हो, कोई डांसर बहुत अच्छा हो, किसी ने एक्सेप्शनल काम एनवायरनमेंट को सेव करने में लगाया हो, वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो इन सारे लोगों का चयन करना और उन सब लोगों को प्रधानमंत्री जी का किस प्रकार से मार्गदर्शन मिल पाए, उसका भी एक कॉम्बिनेशन करने का जो टाइम है वो इलेक्शन का बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उस टाइम बहुत फ्रीक्वेंट विजिट्स होती हैं यहाँ पे। तो वो एक बहुत अद्भुत समय रहता है जिसके अंदर आप इतने सारे लोगों से इंटरेक्ट भी करते हैं, सीखते भी हैं, रणनीति बनाना सीखते हैं, उनको एग्जीक्यूशन कैसे आपको उनको एग्जीक्यूट करना है, एग्जीक्यूशन के अंदर क्या आपकी बारीकियां होनी चाहिए, उसके ऊपर आप वर्कआउट करते हैं। तो एक बहुत अद्भुत समय होता है इलेक्शन वाला जी। तो मैंने तो बहुत कम अवस्था में, बहुत ज़्यादा मैं अपने आप को अनुभवी नहीं कहती राजनीतिक क्षेत्र में, पर सौभाग्यशाली कहती हूँ, क्योंकि मैं जैसे ही आई तो मुझे आते ही विधानसभा के चुनावों का एक्सपीरियंस, फिर लोकसभा का एक्सपीरियंस, और उसके बाद में अभी हमारे यहाँ संगठनात्मक चुनाव भी हुए संगठन पर्व के नाम पे, जिसके अंदर हमारे माननीय जो बूथ अध्यक्ष होते हैं, मंडल अध्यक्ष होते हैं, जिलाध्यक्ष होते हैं उनके, और इवन प्रदेश अध्यक्ष जी, और उन सब के माध्यम से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चयन होता है। तो उस चुनाव को भी मैंने बहुत क्लोजली देखा। तो
अनुभव बहुत मेरा नहीं रहा, मगर सौभाग्य मेरा इतना रहा कि मैंने तीनों चुनावों का जो सार है संगठनात्मक, वो मैं अपने अंदर आत्मसात कर पाई। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने कि आपको हर चीज़ का एक्सपीरियंस मिला और उसको आपने बहुत अच्छे से जिया भी और निभाया भी। हमने अभी राजनीति की बात करी, हमने अभी युवाओं की भी बात करी, हमने अभी पर्यावरण संरक्षण की भी अभी आपने जिक्र किया है। तो पर्यावरण संरक्षण की हम यहाँ बात करना चाहेंगे, क्योंकि बीजेपी सरकार का ये एजेंडा है कि पर्यावरण को भी सुरक्षित और संरक्षित रखना है, क्योंकि ये केवल हमारे लिए नहीं है, ये हमारी आने वाली भावी पीढ़ियों के लिए हमारे पास धरोहर स्वरूप है। उसके लिए बीजेपी सरकार की कुछ नमामि गंगे करके जल संरक्षण योजना है, और इस बार का वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का ये थीम भी था प्लास्टिक मुक्त भारत, प्लास्टिक मुक्त विश्व। तो इस बारे में बताएं, क्योंकि आप खुद भी पर्यावरणविद हैं, पर्यावरण संरक्षण के लिए हमेशा आगे रहती हैं और लोगों को भी जागरूक करती हैं। तो ऐसे में सरकार, केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की क्या कुछ योजनाएं हैं पर्यावरण संरक्षण को लेकर? देखिए, सबसे बड़ा जो अभी पर्यावरण के लिए काम चल रहा है वो एक पेड़ माँ के नाम अभियान चल रहा है। बिल्कुल। उसको इसीलिए देखिए, किसी भी चीज़ से अगर आपके इमोशंस नहीं जुड़ेंगे तो वो थोड़ा सा आपको एग्जीक्यूट करना डिफिकल्ट हो जाएगा। बिल्कुल। इसीलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये अभियान एक पेड़ माँ के नाम रखा है, क्योंकि माँ एक ऐसा हिस्सा होती है ना, अभिन्न अंग है हमारा। हमारे इमोशंस, हमारा जीवन, सारी चीज़ें की जो शुरुआत की धुरी है ना, वो माँ ही होती है। तो जैसे ही आपने एक पेड़ को लगाना ही काफी नहीं होता, उसको लगाने के बाद में उसको पालना काफी होता है। जैसे कहते हैं ना, एक संतान का सिर्फ जन्म ले लेना काफी नहीं होता, उसका किस तरीके से आप पालन पोषण करते हैं, संस्कार डालते हैं, सोशलाइजेशन करते हैं, उसके ऊपर बहुत सारी चीजें निर्भर करती हैं। तो वैसे ही पहले क्या होता था, केवल पेड़ लग जाते थे, उसके बाद में वो जी रहा है, मर रहा है, उसमें पानी डाला है या नहीं, गाय तो नहीं खा गई, वो सही अवस्था में है या नहीं, इसके ऊपर हम कभी चिंता नहीं करते थे। मगर प्रधानमंत्री जी ने ये कहा, एक पेड़ माँ के नाम। अब वो मेरी माँ के नाम से पेड़ लगा है, वो मेरी माँ का प्रतीक है एक तरीके से। अब उसको जल देना, उसको संरक्षित रखना, उसको बड़ा करना मेरी भावनात्मक रूप से भी एक जो है वो चुनौती बन गई। बिल्कुल। तो लोग अब उस पेड़ के लिए इतने सेंसिटिव हो गए, अरे मैंने मेरी मम्मी के नाम, मेरी माँ के नाम एक पेड़ लगा था, उसका क्या हुआ? तो वो जाकर के उसको देखते हैं। दूसरा, प्रधानमंत्री जी का एक बहुत ही जन सामान्य में लोकप्रिय कार्यक्रम है मन की बात। मन की बात, आप कभी उस मन की बात को सुने जी। हर बार वर्सेटाइल फील्ड से वो ऐसे एग्जाम्पल्स निकाल के लाते हैं जो पर्यावरण को बचा रहे हैं, जो वेस्ट मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं, जो किसी भी प्रकार से इस, चाहे आप पेड़ लगाने की बात कर लें, चाहे आप वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की बात कर लें, चाहे आप फ्लोरा एंड फौना के कंजर्वेशन की बात करें, चाहे बायोडाइवर्सिटी की करें, चाहे ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज की बात करें, इन सभी विषयों के ऊपर जो भी व्यक्ति नवाचार कर रहे हैं उन सबको वो प्रोत्साहित करते हैं, सामने लेकर आते हैं। तीसरा विषय मैं आपको बताती हूँ, कुछ ना कुछ मेरा एक कनेक्शन बनारस से रहा है। आज के 15 वर्ष पहले जब मैं बनारस जाया करती थी, तो गंगा हमारी माता है, पर मुझे ये कहने में नहीं है कि जब मैं घाटों पर जाती थी तो उसमें ऐसी स्मेल आती थी जैसे कोई आपको सीवरेज के जो नाला होता है ना, उसमें से स्मेल आती है। वो नदी नहीं लगती थी, वो एक बहुत ही स्टिंगेंट स्मेल का एक नाला लगता था। ऐसा लगता ही नहीं था कि ये वो नदी है, गंगा माँ है हमारी। मैंने उसको बदलते हुए देखा है, मैंने बनारस को बदलते हुए देखा है, और मैंने अपनी गंगा माँ को भी बदलते हुए देखा है। वो कैसे नाले से नदी बन गई, साफ हो गई, नमामि गंगे एक प्रोजेक्ट चला। बिल्कुल। यमुना का एग्जाम्पल आपके सामने है, यमुना साफ हो रही है, होती हुई दिख रही है। कुछ राजनीतिक लोगों ने बहुत वादे किए थे कि हम यमुना को साफ कर देंगे, यमुना साफ नहीं हुई, पर अब भाजपा की सरकार है दिल्ली में, और अब आप यमुना को देखिए, और एक वर्ष बाद भी आप यमुना देखिएगा, वो गंगा से कहीं कम नहीं नजर आएगी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बहुत अच्छा कार्य आप लोगों ने कराया। बहुत सारे सब्जेक्ट में हमने बात करी, बहुत सारे विषयों पे आपने चर्चा करी, हमने युवाओं के बारे में बात करी, हमने महिला सशक्तिकरण के ऊपर बात करी, और किस तरीके से युवाओं को जोड़ा जाता है इसके बारे में भी हमने बात करी। लेकिन वक्त प्रज्ञाप हो चुका है एक रैपिड फायर राउंड का, तो क्यों ना अपूर्वा जी के साथ एक रैपिड फायर राउंड भी खेल लिया जाए, जिसके सवाल जो होंगे हमारे शॉर्ट में आपको जवाब देना है। वन वर्ड आंसर होंगे इसके अंदर अपूर्वा जी। तो मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि राजनीति आपके लिए क्या है? सेवा। पसंदीदा महिला आइकन जो आपको प्रेरित करती है? देवी अहिल्याबाई होलकर। वाह।
वैसे मैं इसमें रैपिड फायर है पर थोड़ा सा करती हूँ। मैं कहती हूँ महिला के मामले में मतलब भारत का जो आसमान है वो इतने ज़्यादा दीप्तिमान नक्षत्रों से भरा हुआ है कि एक महिला को चुनना मुश्किल है। तो अगर मैं ज्ञान, भक्ति और कर्म पर बात करूँ तो ज्ञान में मुझे गार्गी, भक्ति में मुझे मीरा और कर्म में मुझे अहिल्याबाई होलकर या लक्ष्मीबाई से ज़्यादा बड़ा कोई दिक्कत जी जी। अगर राजनीति में नहीं होती तो कहाँ होती? प्रशासक होती। जी। आपका पसंदीदा त्योहार कौन सा है और क्यों? त्योहार तो मुझे सब पसंद है। मैं दिवाली भी उतने ही उत्साह से मनाती हूँ जितनी मैं मीठी ईद मनाती हूँ। और मैं ये एश्योर करती हूँ कि मैं ईद पे अपने किसी ना मीठी ईद पर, क्योंकि मैं सैद्धांतिक रूप से दूसरी ईद पर नहीं जा पाती, मीठी ईद पर मैं किसी ना किसी अपने किसी रहीम भाई के घर या अपनी किसी फिजा बहन के घर पहुँच जाऊँ। वाह जी जी। अपूर्वा जी, पॉलिटिकल करियर में सबसे यादगार पल कौन से हैं आपके? हर पल यादगार है, हर पल सिखाता है। फिर भी एक होता है ना? एक होता है जी। जब मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को पहली बार देखा, मैं मेस्मराइज्ड थी। उनकी जो ऑरा थी वो किसी मनुष्य की ऑरा नहीं थी, वो ऐसी थी कि जैसे कोई स्वयं देवता ने अवतार ले लिया हो मनुष्य के रूप में। वाह। तो वो मेरा मेस्मराइजिंग पल था। एक ऐसा कानून जिसे आप तुरंत लागू करना चाहेंगी? शक्ति, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, तत्काल प्रभाव से। जी। अच्छा, किताब या फिर कोई फिल्म जिससे आपको प्रेरणा मिली हो? किताब। कौन सी? गीता। जी। अरे वाह, क्या बात। स्ट्रेस दूर करने का तरीका? कर्म किए जा, फल की इच्छा मत रख। बहुत बढ़िया। स्ट्रेस दूर करने का तरीका? मेडिटेशन। वेरी गुड। एक मैसेज जो आप हमारी महिलाओं को देना चाहती हैं? आगे आइए, हमारी जैसी महिलाएं आपका हाथ थाम के आगे बढ़ाने के लिए तत्पर भी हैं, तैयार भी हैं। क्या बात। महिला होने के नाते एक महिला की सबसे बड़ी ताकत क्या है? महिला होने की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वो महिला है, नारी वो जननी है, वो जननी है। बिल्कुल। वो जन्म दे सकती है, वो समाज को जन्म दे सकती है, वो विचार को जन्म दे सकती है, वो प्रेरणा को जन्म दे सकती है, वो आत्मबल को जन्म दे सकती है, वो सबको जन्म दे सकती है। तो महिला की सबसे बड़ी जो शक्ति है वो महिला होना ही है, जननी होना ही। और शायद इसीलिए कहते हैं नारी तू नारायणी। बिल्कुल। और आज इस मंच पर जब ऐसी महिलाएं आती हैं ना अंकित, तो मुझे ऐसा लगता है कि हर महिला को इनके जैसा बनना चाहिए, इनसे सीखना चाहिए। बिल्कुल जी। तो अंकित, बहुत ही हमारा जो रैपिड फायर राउंड था बहुत अच्छी बेबाकी से इन्होंने अपूर्वा जी ने हर सवाल का बहुत अच्छी तरीके से जवाब दिया। लेकिन हमारे पास समय की कमी है, क्योंकि हम चाहते हैं बहुत सारी प्रेरणा की आपने आज इंस्पिरेशन चीज़ें हम लोगों को बताई। और प्रज्ञा, लेकिन हमारे पास समय की कमी है, तो क्यों ना विदा लिया जाए? बिल्कुल विदा लेंगे, लेकिन विदा लेने से पहले फिर से एक बार हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आज हमारे साथ इस मंच पर राजस्थान बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता और राजस्थान महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष अपूर्वा सिंह जी। तो आज बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात कर आप इस मंच पर आई हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार आपका भी और दर्शकों का। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। अगली बार फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी सफर में। तब तक खुश रहिए, आसपास साफ सफाई रखिए और देखते रहिए डीडी राजस्थान।